नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बताने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, दुकान के आगे दुकानदारों का नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाना शाकाहारी है मांसाहारी है ये लिखना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई तय की गई है। दरअसल सरकार का फरमान जारी होने के साथ ही इसे बंटवारे को बढ़ावा देने वाला फैसला बताया गया। कहा गया कि इस फरमान के निशाने पर हैं मुसलमान, इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकजुटता है वो कमजोर होगी। यहां तक कि बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियों ने भी इस फैसले का खुलकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद यूपी सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है और बाद में इस फैसले का दायरा जो शुरू में 3 जिलों के लिए एक प्रशासनिक फैसले के तौर पर आया था, उसे यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का फैसला सुना दिया। यहां तक कि उत्तराखंड सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। फिर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी इस फैसले को लागू करने की मांग की जाने लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस विवाद पर विराम लग गया है या 26 जुलाई की सुनवाई के बाद अब यह विवाद और बढ़ने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश यूपी सरकार के लिए एक झटका है? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो सियासी वार पलटवार है वो देखिए। कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया उन्होंने। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा। उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। प्रथम दृष्टया इससे ये साबित हो जाता है बेटर बर्थ सुनवाई, यानी सुनने लायक जो हमने कहा था वो सही साबित हुआ। ये असंवैधानिक है। सारा विपक्ष जातिगत जनगणनाओं को लेके आक्रामक था, तो अगर जातिगत जनगणना सार्थक है, सही है, जब आप जातिगत गणना करेंगे तब नहीं पता चलेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। Really happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our constitution. माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। भैया, मेरे यूपीए सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिल करके 2006 में तो कानून पास किया, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये कानून है। ये कोई नया कानून भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं लेके आई है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका पालन हो रहा है। पुरानी सरकार के निर्णय को सरकार ने पालन करने के लिए कहा है, अन्यथा के रूप में न देखा जाए। ये बहुत बड़ा आयोजन है, समाज के, बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था से जुड़ा विषय। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। आज के शो में जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सौरभ मालविया, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सौरभ मालविया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, ये यूपी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जो फरमान यूपी सरकार लेकर आई उस पर फिलहाल अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन एक बात सच है कि आखिर इतनी घबराहट और बेचैनी क्या है? भाई, व्यवसाय करना, कारोबार करना, काम करना और आपकी पहचान, आपका मूल, आपके धर्म के साथ, आपके नाम के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके पिता के साथ, माता के साथ, ये तो आपकी पहचान गर्व का विषय होना चाहिए। इसको इतना राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना और उस पर एक नैरेटिव गढ़ते हुए पूरे समाज को एक अलग प्रकार का अलख जगाने का काम जो दुष्प्रचार हो रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ना कि इसकी चिंता है कि आप नाम को छुपा, आपका नाम बड़ा सम्मान के साथ रुमाना जी लिया जाता है, तो आखिर मेरे नाम में सौरभ मालवी जुड़ा है, मेरे पिता का नाम है, कई जगह तो परंपरा है। महाराष्ट्र में तो विवाह के समय नाम में परिवर्तन किया जाता है, पति नाम बदलता है, तो सरनेम तो व्यक्ति की पहचान बन जाती है। इसको इस तरह से राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कारोबार, नाम और व्यवसाय यह हमारी परंपरा का हिस्सा है, इसको सार्वजनिक करना चाहिए। कारोबार, नाम, व्यवसाय हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन मुझे बताइए ना, वो कौन सी परंपरा है कि ठेला वाला जो फल बेच रहा है वो अपने नाम, जाति, धर्म बताकर फल बेच रहा है? मैंने तो सर ऐसी परंपरा देखी नहीं आज तक। आपने देखी है ठेले वालों को फल बेचते हुए, अपना नाम बताकर फल बेचते हुए? नहीं देखा ना सर। रेडी ठेले वाले वो फल बेच रहे हैं सर नाम बताकर, मैंने नहीं देखा सर कभी। आपने देखा होगा शायद, परंपरा की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। आप रुमाना जी, समस्या तब होती जब नाम पूछकर खरीदा जाता। नाम पूछकर खरीदना समस्या है, और नाम बताकर आपको उस बात में आए, आप अपनी बात को अपने नाम, अपने पिता के नाम, नौबत ही नहीं आएगी ना। अपने व्यवसाय ठेले वाले को तो ये अनिवार्य कर दिया गया कि वो नाम लगाए, अपना वो बताए, अपनी पहचान उजागर करे, फिर तो आसान हो जाएगा ना। यही देखिए, आपने खुद बता दिया ना। आपने कहा समस्या तब होती जब नाम पूछकर खरीदारी होती, और दरअसल जो बात आप कह रहे हैं ना, विपक्ष उसी को लेकर चिंता जता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि साहब ये समाज के अंदर इतना जहर फैला दिया गया है, इतना समाज को बांट दिया गया है कि अब ये रेड़ी पटरी वाले, मतलब गरीबों में तो कोई जात धर्म नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए ना सर। गरीबों में कोई जात धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। यहां वो बिल्कुल जो गरीब तबका है, जो रेड़ी चला रहा है, जो ढाबा चला रहा है, जो चाय की एक टपरी चला रहा है, सर उसमें उसका भी नाम, धर्म, जात ढूंढा जा रहा है। जबकि सर जब बात खाने पीने की होती है तो खाने पीने के सामान की पहचान कीजिए ना सर। शाकाहारी सामान बिक रहा है, मांसाहारी सामान बिक रहा है, झटका बिक रहा है, हलाल बिक रहा है, ठीक है सर। पंजाबी फूड बिक रहा है, राजस्थानी फूड बिक रहा है। ये मेरा अधिकार है सर, मैं क्या खाऊं, मैं इसकी जान पहचान करके पसंद नापसंद से अपनी खाऊंगी। लेकिन कौन बेच रहा है? अगर मैं उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति की जात पर आ जाऊं सर, फिर तो मैं संविधान अनुरूप नहीं चल रही हूं। फिर तो सर मैं संविधान के हिसाब से ना चलकर अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से वो भेदभाव, वो छुआछूत की तरफ देश को लेकर जा रही हूं ना सर। यही मुद्दा है, और इस मुद्दे को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए यहां पर कि नाम पहचान बताने में तो गर्व होना चाहिए, नाम पहचान बताने में किसी को हर्ज किया है, मुद्दे से भटकाते हैं सर। हम इस खेल को नहीं खेलना चाहिए सर। यह हिंदुस्तान के लिए बहुत जहरीला खेल साबित हो सकता है। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी और समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं सर। मैं लौटूंगी आपके पास, 1 मिनट रुकिए, अब मुझे रागिनी नायक के पास जाने दीजिए। रागिनी नायक, ये सरकार के लिए झटका? रुमाना, आज देखिए, मुझे लगता है एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आया है, और मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान ही माना जाए, और जिसकी खुशबू से महक उठे घर पड़ोसी का भी, फूल इस किस्म का हर समत उगाया जाए, और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। ये परंपरा की बात कर रहे थे ना, भारतीय परंपरा ये है, सनातनी परंपरा यही है जो कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। सुन लीजिए मालवीय जी, और थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। अब सत्ताधारियों की परंपरा क्या होती है, इस पर भी आ जाते हैं। उसकी परंपरा भी तुलसी जी इसकी विवेचना करते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की कौमी एकता की परंपरा है, ये सर्वधर्म संभाव की परंपरा है, ये गंगा जमनी तहजीब की परंपरा है। और जितना जल्दी संघी और भाजपाई इस परंपरा को समझ जाएं, मैं समझती हूँ उनके लिए ही बेहतर होगा। 2 बातें और जल्दी जल्दी रोमाना में बोलती हूँ।
एक तो मुझे लगता है कि जो हिंदू और मुसलमान को जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, खान पान और वेशभूषा के नाम पर लड़ाने की कवायद मोदी, योगी, संघ और भाजपा लगातार करते आ रहे हैं, आज उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। और कमाल देखिए कि ये निर्णय किस दिन आया है, सावन के पहले सोमवार के दिन आया है। और जितने श्रद्धालु आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं समझती हूँ वो भी ये मानेंगे कि संकेत है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, और नकली हिंदुओं की कमर पे जब पड़ती है ना ये लाठी, तो कमर तोड़ देती है। और किसका नाम ले लेकर ये नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं। याद रखिए मालवीय जी, भगवान शंकर, भोले भंडारी, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, हलाहल विष निकला था, तो उन्होंने वो विषपान किया था, नीलकंठ कहलाते हैं। किसी भी जीवित जंतु प्राणी का बाल भी बाका ना हो सके, खुद जहर पी गए, और आप उनका नाम लेकर समाज में और भारत माता की रगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मालवीय जी से जवाब लेना होगा। से ज्यादा मालवीय जी से जवाब लेना होगा। मालवीय जी, जिस बात का जल्दी से रागनी, जल्दी से जी, बिल्कुल जल्दी। देखिए, शिव जी की बारात से ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता, अप्सराएं, मानव, दानव, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, सारे पशु पक्षी पशुपतिनाथ कहलाते हैं। ऐसी समावेशी है शिव जी की बारात। तो भगवान का नाम लेकर ये दुष्कर्म करना, नफरत और जहर और वैमनस्य और घृणा का जहर फैलाना बंद कीजिए। आपको जनता ने भी इस लोकसभा चुनाव में आईना दिखाया था, और जनता जनार्दन, अगर ऐसा करेंगे ना तो जनता जनार्दन मिलेगी, न प्रभु मिलने वाले। ठीक है, मतलब मालवीय जी देखिए, अभी तक तो अयोध्या और बद्रीनाथ में हार को लेकर ही विपक्ष जो है वो आप लोगों को कटघरे में खड़ा करता था। अब देखिए आज जो फैसला आया है वो सावन के पहले सोमवार को ये फैसला आया है, और लीजिए यहां पर भी विपक्ष की तरफ से आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है ना, ये वो जो परमात्मा है वो भी पसंद नहीं कर रहा। सर सुना आपने रागनी नायक को? और सर आज तो हम दिन भर अपने एबीपी न्यूज पर कवरेज दिखा रहे थे, वो जिन भोलों के नाम पर, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को भोले ही कहते हैं सर, जिन भोलों के नाम पर सर ये फैसला लिया गया कि साहब उनको शुद्ध खाना मिलना चाहिए, उनको पवित्र खाना मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सर उन्हीं से हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड पर बात कर रहे थे, और मैंने तो कहा अपने रिपोर्टर से कि सीधा सवाल पूछो, क्या खा रहे हैं, क्या बिक रहा है इससे मतलब, या कौन बेच रहा है, कौन पका रहा है इससे मतलब। तो सब बड़े खुले मन से कह रहे थे क्या खाया, क्या बिक रहा है दुकान पर, हमें तो उससे मतलब है, कौन पका रहा है, कौन बेच रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो सर वो तो भोले हैं सर। तो फिर आखिरकार ये चालाकी कौन दिखा रहा है सर? नेता दिखा रहे हैं चालाकी, सत्ताधारी? देखिए रुमाना जी, मैं यही बताना चाहता हूं, कहना चाह रहा हूं कि रागिनी नायक जी शायद इस बात को भूल रही हैं कि उन्हीं की पार्टी और स्वयं उन लोगों ने राम को स्वीकारा नहीं, काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। और उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जरूर मैं कहना चाह रहा हूं कि धर्म के बारे में कांग्रेस को के चाल चरित्र चेहरा से तो अलग ही बात है, उसको नहीं लेना चाहिए, खैर वो हटा देते हैं। भारतीय समाज में, पूरे भारतीय समाज में सर्वे भवंतु की कल्पना की गई है। सनातन संस्कृति यही है कि सभी का कल्याण हो, सभी को की चिंता करें। उस परंपरा में रोजगार, व्यवसाय सब कुछ होता है, सब मान्य है, सब चलता है, लेकिन धर्म को की बात तो है ही नहीं। यहाँ तो आपकी जो पूर्वजों की पहचान है उसकी बात हो रही है। उसको बताने में दिक्कत क्या है भाई? वहां खतरा क्या है, आपको दर्द क्या हो रहा है? ये तो सर जवाब सुप्रीम कोर्ट को दीजिएगा ना, ये दलीलें तैयार रखिए, क्या खतरा है, दर्द क्यों हो रहा है, पूर्वजों की पहचान बताने में, ये तो सर जवाब सुप्रीम कोर्ट को अब देना होगा। और सर दिक्कत क्या है, जब सरकार इस तरीके के फरमान लाती है तो जितनी मेरी समझ बनती है ना सर, अगर थोड़ा बहुत भी संविधान कोई जानता हो तो वो संविधान क्या कहता है सर, और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है सर, सरकार का काम क्या है सर? आप तो प्रोफेसर है ना मालवीय साहब, आप जानते होंगे सरकार का काम क्या है सर? बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये है ना सरकार का काम। लेकिन ये फरमान क्या आ रहा है सर? ये फरमान क्या आ रहा है सर? ये फरमान क्या आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को नाम और पहचान के आधार पर बांटता हुआ शुरुआती नजर में फैसला नजर आ रहा है सर। शुरुआती नजर में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, अंतरिम रोक। अब जरा आशुतोष वर्मा जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, अभी भी क्या सरकार समझ नहीं पा रही कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया? अंतरिम रोक को आप किस रूप में देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है?
रुमाना जी, पहले दिन से हमारा ये मानना था कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं। और खुद देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरोध में अंतरिम रोक लगाई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आपके बीच नहीं बैठा है। ये एक बड़ी चीज है और लड़ाई लड़ने के लिए आरएसएस के लोगों को भेज दिया है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सरकार का पक्ष लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया। इसका मतलब इनको साफ साफ पता था कि यह हेडलाइन मैनेजमेंट है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, उनके विरोध में किस प्रकार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने तलवारें खींच रखी हैं, उसकी लड़ाई में किस प्रकार से संघ को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये बातें आम गलियों में चर्चा का विषय बन गई हैं। इसको छिपाने के लिए एक अपना पुराना एजेंडा पुराने तरीके से थोपा गया है और ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि क्योंकि ये किसी तरीके से फलाभीत नहीं होगा, क्योंकि इनकी सहयोगी पार्टी आरएलडी ने विरोध किया, जेडीयू ने विरोध किया, हर जगह लोगों ने इसका विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से इतना झूठ बोलती है और अपनी गद्दी को बचाने के लिए किस हद तक गिर जाएगी कि भाई को भाई से काट देंगे, लोगों में आग लगा देंगे, लेकिन कुर्सी में आंच नहीं आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गंभीर बात कह दी है सर। है। मुझे लगता है मालवीय जी के पास चलना चाहिए। मालवीय जी, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए मतलब पार्टी के भीतर अगर कुछ खेमेबाजी चल रही है तो उससे ध्यान भटक जाए, किसी तरीके से हमारी कुर्सी के जो चारों पांव हैं वो मजबूत रहें, इसी चक्कर में सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए सर इस तरीके का फरमान जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, अंतरिम रोक। और मत भूलिए सर, जो सहयोगी आरएलडी उसकी तरफ से जयंत चौधरी ने क्या कहा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया अब आगे क्या करोगे, कुर्तों पर भी नाम लिखवाओगे क्या? मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? कुर्तों तक पर नाम, मतलब कपड़ों पर भी अब इंसान नाम लिखवा कर चलेगा क्या? रुमाना जी परिवार की उपज की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे लगा आप आरएलडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी, ठीक है। संभालने वाले उनके मुखिया हैं। मुझे लगा आप परिवारवादी पार्टी, क्योंकि मैंने आरएलडी को लेकर बोला ना, जयंत चौधरी कैसे कह रहे हैं कुर्तों पर भी नाम लिखवाने पड़ेंगे, मुझे लगा आप आरएलडी की बात कर रहे हैं। सो सॉरी सर। अच्छा, समाजवादी पार्टी का ये उसी पर आ रहा। अच्छा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में देश की इकलौती पार्टी है बीजेपी, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमको सुनना है, उनके विचार विमर्श करना है, स्वागत है। इसलिए सहयोगी दलों का तो वहां सदैव स्वागत है। यहां तो फरमान जारी होता है, पिता पुत्र की पार्टी, भाई बहन की पार्टी, माताजी अध्यक्ष तो पुत्र अध्यक्ष, इधर चाचा को हटाओ भतीजा को बनाओ। तो जहां ये परंपरा ही नहीं है सुनने का, आपसी संवाद की विधि ही नहीं है, वहां के बारे में क्या बात, उन पर क्या टिप्पणी करना ना सर। वैसे एक बात बताइए मुझे, ये बार बार जो दुहाई दी जाती है जब सहयोगी कुछ कहते हैं कि साहब ये लोकतांत्रिक परंपरा है, देखिए हम तो सबकी सुनते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा का ये मतलब होता है सर कि कान में तेल डालकर सुनो, मतलब जो सामने वाला कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको अनसुना कर दो, ये है लोकतांत्रिक परंपरा। क्योंकि सर जयंत चौधरी हो, एलजेपी के चिराग पासवान हो, सर जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी, ये वो नेता हैं जिनसे मैंने खुद बातचीत की है, उनकी तरफ से तो एक तरीके से साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि साहब ये फैसला जो है वो उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वो इस फैसले को असंवैधानिक पहले दिन से कह रहे हैं, वो इस फैसले के विरोध में पहले दिन से अपनी बात रख रहे हैं। जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बेहतर यह है कि वापस ले लो, और अगर शर्मिंदगी हो रही है वापस लेने में तो कम से कम जोर मत डालो इसको लागू कराने में। यहां तक उन्होंने बयान दिए मीडिया में। सही कह रही हूं ना मैं सर? सुन नहीं पा रहे हैं सौरभ मालवीय जी, कोई बात नहीं। चलिए, मैं देख पा रही हूँ रतन शारदा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ से जुड़े हैं। रतन शारदा जी का रुख कर लेते हैं। रतन सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगाई है सरकारों के फैसले पर, आपको लगता है कि ये एक बड़ा झटका है सरकारों के लिए? बिना सोचे समझे क्या जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया गया था? कुछ शुरुआती इस तरीके के रिएक्शंस खुद बीजेपी के भीतर से भी आए थे। मुझे मुख्तार अब्बास नकवी साहब का वो सोशल मीडिया पर जो उनका रिएक्शन था वो भी ध्यान आ रहा है। देखिए झटका कैसा हुआ। अभी कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक फांसी चढ़ने वाले कैदी को भी स्टे दिया। क्या वो झटका है भारतीय सरकार के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इंटरिम दिया है, केस की सुनवाई होगी
और सुनवाई करने का हक है। ये दीगर बात है कि ऑपोजिशन हर बात के लिए कोर्ट में जाती है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जनधन योजना हो, चाहे जो मर्जी कानून हो, कोर्ट में जाते हैं, हर बार मार खा के आते हैं, चाहे वो रफाल हो, जो मर्जी हो। इनका एक काम है कि लगातार विरोध करना। मुझे 11 साल में एक बार बताइए जब विरोधी पक्ष ने किसी भी अच्छे कदम का समर्थन किया। और पहली बात। दूसरी बात, आप जिस तरह की आप नकारात्मक बातें कर रही थी, मुझे ये बताइए हिंदू को प्रश्न पर क्यों खड़ा होता है? हलाल सर्टिफिकेट लगा के आप अपने आप को पूरी अच्छी तरह दिखा सकते हैं कि मुसलमान है, हमें हलाल फूड चाहिए और हमारा हलाल चेन होगा तभी हम खाएंगे। और 14% मुस्लिम या 16% मुस्लिम के लिए 84% हिंदू को भी हलाल फूड रेलवे में मिलता है, उसको हलाल फूड वहां पर अपने एयरलाइन में मिलता है, हिंदू कुछ नहीं कहता। और अगर हिंदू कहता है कि मुझे सात्विक चाहिए खाना उस पर्टिकुलर त्योहार के समय, तो सरबंदी कम्युनल के नाम पे खड़ा हो जाता है। केवल हिंदू है। ये जो बात आपने कही सर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ सर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रही हूँ सर कि क्या खाए, खाने के अंदर पसंद नापसंद जो है वो व्यक्तिगत है सर। कोई सात्विक खाना खाने को कह सकता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, लेकिन यहाँ खाने की पहचान नहीं हो रही है ना सर, यहाँ खाने की पहचान नहीं की जा रही है। अब सलीम जो है वो सात्विक खाना बेच रहा है या वो मांसाहारी खाना बेच रहा है सर, इसका फैसला कैसे होगा? ये सलीम के धर्म की वजह से हो जाएगा? ये कैसे फैसला हो रहा है, ये मैं समझना चाहती हूँ, बताइए। अगर सलीम खुद को शिव नहीं बोलता, अगर सलीम खुद को शिव नहीं बोलता इलेक्शन अपना बोर्ड लगाते समय और भोला भंडारी के नाम पे नहीं खोलता दुकान, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह के कृत्य पिछले दिनों हो रहे हैं, चाहे वो थूक हो चाहे पेशाब हो, उसकी बात मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे घृणा नहीं फैलानी। आपने अगर चॉइस की बात की तो रेलवे और एयरलाइन में मेरा चॉइस कहां पर है, बताइए मुझे। और अगर मैं केवल 1-1.5 महीने के लिए अपने सात्विक भोजन के लिए लेबल चाहता हूं तो दिक्कत है। हलाल से आपको दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सात्विक भोजन के लिए लेबल होना चाहिए ना सर। सर सात्विक भोजन के लिए लेबल होना चाहिए सर, फूड चॉइस के लिए लेबल होना चाहिए सर। ग्लूटेन फ्री है या नहीं है, वीगन है या नहीं है, हलाल है या नहीं है, झटका है या नहीं है, सात्विक है या नहीं है ना सर, शाकाहारी है या नहीं है, मांसाहारी है या नहीं है, फूड चॉइस के लिए लेबल होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, जिस वजह से अंतरिम रोक लगी कि धर्म के आधार पर आप कैसे पहचान कर रहे हैं कि खाना सात्विक है या नहीं है सर? सलीम अगर खाना बना रहा है तो आपको क्यों लगता है कि वो खाना गंदा होगा, वो खाना सात्विक नहीं होगा? और आपने जिस तरीके से थूक और पेशाब की बात की सर, फिर तो मैं भी कहूं, मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं सर जिसमें गोलगप्पे वाला जो है वो नाली के पानी से गोलगप्पे बनाकर खिला रहा है। मैंने तो ऐसे भी बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसमें आइसक्रीम वाले जो है वो मुर्दा घर से बर्फ लाकर उसकी आइसक्रीम बनाकर खिला रहे हैं। हम ऐसे वीडियोस की बात कर रहे हैं ना सर, और उस पर भी एक्शन होता है ना? तो ये हम नाम, धर्म, पहचान, जाति हम कहां लेकर जा रहे हैं सर? हम कहां लेकर जा रहे हैं? इसीलिए अंतरिम रोक लगाई ना। और अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, रतन जी मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। अगर वाकई में सरकार को इतनी चिंता, अगर वाकई में सरकार को इतनी चिंता इन भोलों की है सर, बात सुनिए आप सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तभी तो आप जवाब देंगे। अरे सर मेरा सवाल तो सुनिए सर, सवाल रतन सर सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। नहीं पहले सर सरकार की तरफ से कैविएट क्यों नहीं लगाई गई इस मामले में, ताकि अदालत जो है वो एक तरफा फैसला ना सुनाए? बाद में सवाल पूछिए, बाद में सवाल पूछिए। मुझे ये बताइए कानून किसने बनाया था 2006 में? समाजवादी पार्टी ने। इंप्लीमेंट किसने किया? कांग्रेस ने। 2 लाख से 10 लाख का फाइन किसने बनाया? कांग्रेस ने। और क्या लेबल केवल मुसलमानों को लगाने को कहा गया? लेबल नाम सभी को लगाने के लिए कहा गया है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की, नहीं जाता हूं। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की, कानून किसने बनाया था? की दुकानें कैसे चल रही हैं, उनके रेस्टोरेंट कैसे चल रहे हैं? रतन सर प्लीज मुझे बताइए कानून में क्या बनाया गया था? कानून ये भी बता दीजिए, जब आप कानून पर आई गए 2006 में बना था, क्या बना था कानून सर? वही अब भी लागू हो रहा है। क्या था बताइए ना। लागू हो रहा है ना कि आप ओनर का नाम और अपने एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। सर ओनर का नाम मतलब ठेले वाला नाम लिखेगा, ठेले वाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देगा सर, रजिस्ट्रेशन नंबर सर, रजिस्ट्रेशन नंबर दो अपना, ओनर का नाम लिखो, और न सिर्फ ओनर का नाम बल्कि तुम्हारी दुकान में किस किस धर्म के लोग काम कर रहे हैं उन सबके नाम तुम लिखो। ये है सर कानून का हिस्सा। मैं जवाब लेती हूँ सर, आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद है, आशुतोष जी इसका जवाब देंगे। आशुतोष जी आइए,
वो 2006 का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब यही लोग तो कानून बनाकर गए थे, हम तो सिर्फ और सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करें। हाँ सर ठीक है सर, दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, कैसे वो पपीता बिक रहा है सर, वहां पर आम बिक रहा है और उस पर लिखा हुआ है कि कौन है वो ठेले वाला, उसका नाम लिखा हुआ है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा सर, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा था ठेले वाले ने। हाँ जी आइए आशुतोष जी। रुमाना जी, आज इसमें एक ऐसी तस्वीर भी सोशल मीडिया में आई कि रमेश आम वाले नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ये आम जो है रहमान के बाग से लिए गए हैं। तो इस तरीके से लोग और उस पर मजाक कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने जाल में फंसी हुई है। अगर ये इतना ही अच्छा कानून है, आप लागू करना चाहते हैं, तो पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, आपने तब क्यों नहीं याद किया? अभी हाल ही में लखनऊ में इनकी बड़ी कार्य समिति की बैठक हुई रुमाना जी, सुनने में आया 3 से 4 हजार लोग एक साथ बैठक में बैठे थे, और लखनऊ के प्रतिष्ठित भोजनालय से सबके खाने के व्यंजन 56 भोग टाइप के व्यंजन आए थे। मैं कहता हूं इतनी धार्मिक सरकार है तो कांवड़ यात्रा का जो रास्ता है उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ढाबा खोले और कहें कि हम सात्विक भोजन बेच रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन मैंने बनाया कि यह तथ्य है ही नहीं, ना कांवड़ यात्रा से इनको कोई मतलब है, ना कांवड़ियों से मतलब है, ना श्रद्धा से मतलब है। इनका सिर्फ एक दूरगामी परिणाम होता है कि उसको किसी तरीके से अपनी गद्दी बचाई जाए, और किसी तरीके से जो मेन मुद्दे हैं उससे हटा के, और कहीं ना कहीं पिछले 5-6 दिनों से हम लोग सिर्फ इसी बात पे डिबेट कर रहे हैं, और पूरे देश में ये विषय का चर्चा बनी, सुप्रीम कोर्ट तक गई। अब बताइए कोई बात कर रहा है कि क्या आपका दर्द हमारा दर्द है? जो कार्यकर्ताओं का संगठन सर्वोच्च है, संगठन सबसे अच्छा है, अब कोई बात कर रहा है केशव मौर्य नाराज है? नहीं कर रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी ये बयान जरूर आया है कि सुप्रीम कोर्ट के है। फैसले का सम्मान है और हम उसको लागू करेंगे, दलीलों को लेकर अभी तैयारी की जाएगी। ये बयान जरूर आया केशव मौर्य जी का, हमने दिखाया भी शुरू में। बिल्कुल अपने वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अब एक एक रिएक्शन उनसे लेती हूँ। अब सर आपसे शुरुआत कर रही हूँ, ये जो फैसला या फरमान इसको अगर कहा जाए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, ये मजाक बना दिया एक तरीके से आस्था, मुझे तो लगता है कांवड़ यात्रियों और देश के अंदर जो एक बंधुत्व और भाईचारे की भावना है, आपको क्या लग रहा है? जब भी आस्था के दायरे में राजनीति हस्तक्षेप करेगी, ये आस्था के जरिए राजनीतिक गोलबंदी करने की कोशिश की जाएगी, अपने लिए वोट पाने वाली हमदर्दी जीतने की कोशिश की जाएगी, तो फिर उसके परिणाम कभी कभी इन लोगों के पक्ष में निकलते हैं, लेकिन कभी कभी इन लोगों के विरोध में भी निकलते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है। कभी कभी हम लोग आकलन करते हैं, लगता है कि भाई इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ गए, या उनको भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा उसका ग्राफ ऊपर बढ़ गया। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इन सब कामों से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिर जाता है। इसके 2 मैं बड़े उदाहरण आपको दूंगा। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में मस्जिद तोड़ी गई, और उसको कारसेवकों ने तोड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, शिवसेना के लोग थे, इन सब लोगों ने तोड़ा। उसके तुरंत बाद दिसंबर में हुआ, और 3-4 महीने बाद जब वहां चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बना पाई, उसने बहुमत खो दिया। उसके बाद में अयोध्या में इस बार उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, कितना बड़ा समारोह किया, उसमें भाजपा संघ वगैरह सब मौजूद थे, उसमें मोहन भागवत भी मौजूद थे, और नरेंद्र मोदी तो प्राण प्रतिष्ठा ही कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी की न केवल सरकार ने बहुमत खो दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी पराजय हुई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व के बदले वोट हमेशा नहीं मिलता, ये रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, कभी मिलता है और फिर आजकल तो स्थिति यह है कि लगातार वोट गिरता ही जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं रही है इस बात को। बहुत मुश्किल है। 2024 के चुनाव में वोटरों का सीधा संदेश है, उनका सीधा सौदा है, सुशासन दीजिए, बदले में वोट लीजिए। ये कह रहे हैं कि हम आपको हिंदू बनाम मुस्लिम देंगे, आप हमारे वोट इस चक्कर में उत्तेजित होकर बढ़ा देंगे। देखिए, पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने और दूसरे नेताओं ने मुसलमान विरोधी अपने भाषणों में मुहिम चलाई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सब रिकॉर्ड पे है। चुनाव आयोग में शिकायत तक की गई कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच दी। भारत के किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में पहली बार विपक्ष ने शिकायत की कि उसने हेट स्पीच दी। उस चुनाव आयोग ने क्या किया हमें नहीं पता क्या किया है, लेकिन ये इसके बावजूद भी देखिए प्रधानमंत्री की बात हिंदुओं ने नहीं मानी, वो मुसलमानों के खिलाफ भड़कने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत साल हो गए भाजपा को सरकार चलाते चलाते, मोदी जी को 10 साल हो गए और योगी जी को भी 2017 से सरकार चला रहे हैं। इनको चाहिए कि वो सुशासन के ऊपर जोर दें, सुशासन पर जोर देंगे तो जाहिर जनता का समर्थन प्राप्त होगा। ये जो यूपी सरकार का फैसला था, ये सुशासन नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति को कहीं ना कहीं धार देने के लिए फैसला लाया गया। विजय जी, मैं समझता हूँ
अभय जी ने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी भी सरकार की जिम्मेदारी सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की, कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने की, बंधुत्व और भाईचारा बनाए रखे, ये संविधान भी कहता है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। आपको इससे वोट कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है हिट से आपको ज्यादा भी मिल रहा हूँ तब भी कोई बात नहीं, कम मिल रहा हूँ तब भी कोई बात नहीं। 10 साल से ये कानून चल रहा है, 15 साल से कानून चल रहा है, 2006 से अभी सरकार को जरूरत पड़ी। सरकार खुद उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, मुद्दा वो नहीं है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि जब सरकार ने ये फैसला किया तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया तो सरकार को वहां पर राय रखनी चाहिए अपनी। मैंने तो खुद ये सवाल पूछा सर कि भाई सरकार ने कैविएट क्यों नहीं लगाई कि सरकार आप एक तरफा फैसला ना सुनाए, कोई भी रोक लगाने से पहले हमें सुने, आपने नहीं किया। सरकार को जानना चाहिए था कि भाई अंतरिम रोक या जो भी फैसला देना है उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। अब अंतरिम रोक है सुप्रीम कोर्ट की, जो सब लोग मान रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अब 26 जुलाई को जब शुक्रवार को इस पर बात होगी, सरकार की तरफ से जब जवाब आएगा तो समझ में आएगा। मैं समझता हूँ कि इस पर यदि अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है तो इस पर एक विस्तार से बहस हो जानी चाहिए, समझे। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जब ये बात आ गई है तो विस्तार से बहस होनी चाहिए कि किस मसले को आप किस तरह से करें। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कानूनों से ज्यादा मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी मंशा क्या है, वो मंशा क्या आपको सांप्रदायिक सौहार्द की तरफ ले जा रही है, क्या समाज को बेहतर एक रास्ता दे रही है, और क्या यदि धर्म के नाम पर भी है, आस्था के नाम पर भी है, तो क्या वो आस्था को मजबूत कर रही है। और मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा इस बात को कि जब बात मंशा मतलब नियत की आती है तो मेरे ख्याल से जो देश के प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत नाम जोड़ लीजिए जो बार बार इस बात को जिक्र करते हैं कि भाई मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, सबका डीएनए। तो फिर ये लगता है कि मतलब आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी आप क्या चल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सारी बातें गिनाई और बहुत अच्छा हुआ आपने मोहन भागवत जी का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि वो भी हमेशा इसी तरीके से समाज को जोड़ने वाली बात कहते हैं। हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बात कहते हैं। लेकिन मनीष शुक्ला जी, ये जो यूपी सरकार का फरमान, उस पर आज अंतरिम रोक, पहले तो मुझे बताइए सर, इतनी ज्यादा सुर्खियों में ये खबर है, पूरा देश जान रहा है कि मामला कोर्ट में चला गया है और आप लोग फैसला कर लेते हैं, कैविएट तक नहीं लगाते कोर्ट में कि साहब कोई फैसला लेने से पहले हमें भी सुन लीजिए। क्यों डर लग रहा था? देखिए, अभी अभय दुबे जी ने बड़े विस्तार से बताया कि आस्था के सवाल पर न हम वोट देखते हैं, न ही अपना लाभ देखते हैं, न नुकसान देखते। अगर आस्था का विषय है तो बिना भय के लगातार उस पर बढ़ना भारतीय जनता पार्टी की रीति है। अभी उन्होंने बताया कि जब विवादित ढांचा गिरा, यद्यपि उन्होंने कहा मस्जिद गिरी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस पर था कि उसे विवादित ढांचा कहा जाए। जब विवादित ढांचा गिरा तो हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हम उस पर अडिग रहे और मंदिर भी बन गया। उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कांवड़ लेकर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आस्था पूर्वक, सद्भाव पूर्वक वातावरण में सुरक्षित ये यात्रा संपन्न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए थे। उसमें एक कदम ये भी है, अधिनियम 2006 खाद्य जो ये कहता है कि प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस और प्रोप्राइटर के नाम होने चाहिए। लेकिन गजब दलील है भाई, चैनलों पर बैठकर नाम छिपाने, पहचान छिपाने की इतने लोग दलील दे रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, आप जरूर अपना आश्चर्य आगे व्यक्त कीजिएगा, लेकिन क्योंकि आप बहुत देर से जुड़े हैं ना, और आपकी गैर मौजूदगी को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तो सवाल भी खड़े कर दिए गए थे कि देखो अब ये मुंह छुपा रहे हैं, अब ये बीजेपी वालों से जवाब देते नहीं बन रहा। मनीष जी मेरी बात सुनिए आप जरा, अभी आपने कहा कि साहब सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, सुनिए तो, जो भी कहा हो, हाँ सुनिए तो सर, इसीलिए मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, इसलिए मैं अब आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि साहब ये कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, तो सर ये तो सदियों से चली आ रही है और सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है। आप ही के सहयोगी हैं सर जेडीयू वाले, ठीक है ना, केसी त्यागी जी। शुक्रवार को ही मेरी उनसे बात हो रही थी, इसी शो में बात हो रही थी। उन्होंने कहा रोमाना जितनी यहाँ पर संख्या होती है, इसी तरीके से करोड़ों जो भोले हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो यूपी से बिहार की तरफ देवघर में भी जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो हमें जरूरत महसूस नहीं हुई, और बड़ी उन्होंने आपत्ति जताई इस फैसले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी बात क्या है कि जो संविधान कहता है बंधुत्व और भाईचारे का भावना, ये सर उसको बढ़ावा देने वाला फैसला शुरुआती नजर में लगता नहीं। इसीलिए आप भी मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी। आपको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मैं वजह बता रही हूं। अब मेरा सवाल सुनिए सर, आपने कहा कि साहब आस्था के सवाल पर हम हमेशा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आस्था के सवाल पर आज मुंह क्यों छुपाया सर?
अदालत में पहले ही कैविएट क्यों नहीं लगाई? मेरा सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं। मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा, अदालत में कैविएट क्यों नहीं लगाई? अंतरिम रोक की नौबत ही नहीं आती ना। कतई कहीं मुंह छिपाने की बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो आदेश है उसके अध्ययन के पश्चात सरकार पक्ष रखेगी अपना, और वो भी आपके सामने आ जाएगा। अरे भाई साहब, कैविएट तो पहले ही लगाते हैं, आदेश आने से पहले ही है प्रोविजन कैविएट का। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, कैविएट क्यों नहीं लगाया? कैविएट क्यों नहीं लगाया, ये जानना चाह रही हूँ। मैंने कहा छोटा सा रिबटल मुझे भी दे दीजिए। आपके चैनल पे सरकार पूरी रणनीति का खुलासा कर दे, जरूरी नहीं है। जब कोर्ट आएगा 26 जुलाई को, तो आप देखिएगा कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक बात मैं और कहूंगा, देखिए जितने लोग, ये अभी तो रागिनी नायक जी भी अभी आपसे कह रही थी बोलने के लिए, 2006 में ये कानून जब पास हुआ तो क्या सोनिया गांधी इस देश में, मनमोहन सिंह इस देश में विभेदकारी कानून लागू कर रहे थे? ये बात हो गई सर, रतन शारदा जी से ये बात हो गई है सर। इसीलिए हम तो कह रहे थे कि वो रेडी वाले जो हैं वो भी अपना नंबर, लाइसेंस वाला सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब भी उनको भी लगाना होगा ना सर, क्योंकि यहाँ पर रेडी वालों पर भी लागू किया जा रहा है ना सर, रेडी वालों के ऊपर भी लागू किया जा रहा है। छिपाने की वकालत क्यों? नहीं सर, कोई वकालत नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में दीजिएगा ना दलीलें। 26 तारीख आ रही है सर, जल्दी आ रही है, लेकिन अभी जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। कैविएट क्यों नहीं लगाई, ये मैंने सवाल पूछा है मनीष जी से, और इसको लेकर मुझे जवाब ये मिला है रागिनी कि साहब रणनीति का खुलासा यहाँ नहीं बैठकर करेंगे। मतलब आस्था के मामले पर अब योगी सरकार पूरी रणनीति के साथ कह रहे हैं हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल कैविएट लगा देते तो आगे की बजाय अभी वो रणनीति आज अदालत के सामने रख पाते। 5 सेकंड रागनी, रोमाना कोई रणनीति है ही नहीं। एक मिनट कश्यप जी जरा शांत हो जाइए। देखिए कोई रणनीति है ही नहीं। वो क्या होता है ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का समय खराब चल रहा है। ये जो भी चाल चलते हैं उसमें खुद ही फंसते जाते हैं। अब 2 बातें जल्दी से कहती हूँ। पहली बात, देखिए मैं समझती हूँ कि ये मसला है कि अगर कावड़ है, सावन का महीना चल रहा है, तो खाने की शुद्धता, खाने सात्विक है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसकी शुद्धता और सात्विकता और उसकी गुणवत्ता दुकान, ढाबे या रेहड़ी या खोमचे वाले के धर्म से निर्धारित नहीं होगी। कैसा खाना बन रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, इससे उस दुकान के मालिक के धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये पहली बात है। जिस 2006 के अधिनियम की बात हो रही है वो खाने, फूड इंस्पेक्शन को लेकर कोई दिक्कत ना हो, खाने की गुणवत्ता बनी रहे, इसीलिए प्रोप्राइटर जो है वो अपने नाम की पहचान का कहीं सुविधाजनक जगह पर, होटल में या ढाबे पर लगा दे। ये था उस कानून में लिखा हुआ। उसको रेहड़ी पटरी से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी मसले पर आ जाते हैं। दूसरा ये जो बार-बार कानून का हवाला देते हैं, इसीलिए मैंने तो पूछा था ये सवाल। बिल्कुल मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि वो कानून का हवाला दिया जाता है, वो रेहड़ी पटरी वाला वो कौन सा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा अपना लाइसेंस नंबर लिखेगा और वो क्या बताएगा कि ये केला जो है इसकी गुणवत्ता कितनी है, या ये आम जो है दशहरी वाला ज्यादा नरम क्यों हो रहा है, या लंगड़ा थोड़ा कच्चा क्यों रह गया है। ये इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, इसका जवाब कोई दे नहीं पाया। थैंक यू क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, जल्दी से रागनी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं बाकी मेहमानों को रोकूंगी। आ रही हूं। एक लाइन में और जल्दी से बोल दूं। अब दूसरी समस्या क्या है कि जो आरएसएस के विचारक हैं वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे हिंदुओं को क्या अधिकार नहीं है कि सात्विक खाना खाएं, हिंदू चाहते। कोई हिंदू नहीं चाहता। हिंदू क्या चाहते थे वो इस देश के लोकसभा के चुनाव में पता चल गया है आपको, इसीलिए आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये भाजपा की सरकारें चाहती हैं, क्योंकि अंग्रेज चले गए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहां छोड़ गए अपने नाजायज उत्तराधिकारियों के लिए, संघियों और भाजपाइयों के लिए कि वो तोड़ो और राज करो की नीति चलाएं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि अगर देश में सबसे बड़ा विभाजनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग कोई है तो वो भाजपा और संघ है। मैं बड़ी बात आज बोल के जा रही हूं। तो ये चाहते हैं कि इस बात पर भी झगड़ा हो, ठीक है, मैं जवाब खाने को लेकर झगड़ा हो, पहनने को लेकर झगड़ा हो। और मैं अंत में बस एक बात और कह दूं कि चमन में एक तलाते रंगे बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ये देश की जनता कहती है। ठीक है रतन शारदा जी, ये देश के नागरिकों में झगड़ा लगाने के काम हो रहे हैं सर? मैं जरा आपको पहले बता दूं, जो बड़ा ठेले वाले की बातें आप कर करके मजाक उड़ा रही हैं, ये जागरण की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है अधिनियम कहता है कि अगर दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नहीं है तो सामान बेचने पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात,
किसी ने मुस्लिम दुकान में जाने से रोका है किसी को? अब भी लोग जाते हैं, आगे भी जाएंगे, वहां जो रूट है वहां भी जाएंगे। वो अगर उसका खाना सात्विक लगे तो खाना भी खाएंगे। क्या कहा गया क्या मुस्लिम दुकान में नहीं जा सकते? ऐसा कोई कानून गवर्नमेंट ने बनाया है क्या? अब किस बात पे लताड़ रहे हैं? आपने कभी ये गौर किया कि हिंदू त्योहार होता है तो पुलिस की जरूरत लगती है, सिक्योरिटी लगती है, मुसलमान का त्योहार है तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? क्योंकि हिंदू समाज सबको साथ में लेके चलता है। लेकिन आप ये बात कभी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे हिंदू टेररिस्ट है, आप कहेंगे हिंदू सेफरन टेरर करता है, आप कहेंगे कम्युनल वायलेंस बिल आएगा जिसके अंतर्गत अगर दंगा हुआ तो हिंदू उसके लिए पहले कहा जाएगा आरोपी। ये बात यूपी के जमान के समय कम्युनल वायलेंस बिल आया था कि नहीं आता? तो आप सर मैं तो खाने पीने को लेकर बात कर रही हूँ, क्या कह रही हैं? भगवा आतंकवाद से लेकर तमाम बातें आप कह रहे हैं सर। जरा फिर बोलिए। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, है ना। और वो जो बात आप कह रहे थे, आपने तो किसी मीडिया हाउस की रिपोर्ट का जिक्र किया सर, उसमें आपने खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया सर। आपने खुद ही को अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट में भी दुकानदार लिखा है सर। दुकान का जिक्र है सर, रेडी वाले का जिक्र नहीं है सर, ठेले वाले का जिक्र नहीं है, दुकानदार का जिक्र है वहां पर भी। आपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट किया अपने आपको। अभय जी आइए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। पहली बात तो यह है कि अभी जैसे विजय भाई ने जिक्र किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए वही है जो हिंदुओं का डीएनए है। प्रधानमंत्री ये आह्वान करते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी स्नेह यात्रा कराए, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक के तौर पर जो दो सज्जन मौजूद हैं, जितनी बातें कह रहे हैं वो घोर मुसलमान विरोधी बातें हैं और निसंकोच धारा प्रवाह रूप से मुसलमान विरोधी प्रचार का अपनी बातों से कर रहे हैं। तो अब सरसंघ चालक की बातों में, प्रधानमंत्री की बातों में और उनकी बातों में क्या अंतर विरोध है, ये एक पहली बात देखने वाली बात यह है। दूसरी देखने वाली बात यह है, मेरी एक जिज्ञासा है कि सारी सड़कों के किनारे जो बहुत, एक तो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले होटल होते हैं, दूसरी ब्रांडेड ईटरीज भी होती हैं सब जगह, मैकडोनल्ड की हैं, तमाम ब्रांडेड ईटरीज भी होती हैं। उन ब्रांडेड ईटरीज वहां में कैसे कांवड़िए या कोई देखेगा कि उसका कौन मालिक है, कौन क्या है, क्या चीज बिक रही है, क्या चीज नहीं बिक रही है, क्या उसके लिए कोई नियम है या उसको कोई आपत्ति नहीं है, सात्विकता से पवित्रता से कोई आपत्ति नहीं है। और तीसरी बिल्कुल छोटी सी बात, ये तो बात याद आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या में विवादित ढांचा था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के ऊपर अपने सबसे ताजे फैसले में यह भी कहा था कि 6 दिसंबर को जो वहां पे हुआ था वो एक क्रिमिनल एक्ट था, किसी ने भी किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि वो एक आपराधिक कृत्य था, उसको गिराया जाना। इस बात को आप लोग हमेशा भूल जाते हैं और आपको याद दिलाए जाने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और इसको लेकर यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब सवाल मैं पूछ रही हूँ, उसी पर मुझे ही बार बार ये कहा जा रहा है आपको हिंदुओं से दिक्कत है। भाई क्यों हिंदुओं से दिक्कत होगी सर? हम सब हिंदुस्तानी हैं सर, हम लोग यहाँ पर बचपन से सब एक साथ पले बड़े हैं सर, हमारे सबके मित्र, हमने तो कभी मित्रता धर्म देखकर की नहीं सर। हमने तो किसी के घर जाकर या किसी ने हमारे घर आकर जब खाना खाया, साथ में हमने रोटी आधी आधी तोड़ के खाई या अपने अपने टिफिन को बांट कर खाया, तो हमने तो नहीं देखा सर किसी का धर्म। लेकिन आज जब टेलीविजन डिबेट्स हम करने के लिए बैठते हैं तो मन बड़ा खराब होता है सर कि देखिए हम किस तरीके से बातें करते हैं कि हिंदू से दिक्कत है या मुसलमान से दिक्कत है। कहां आ गए सर? मेरी तो सर अगर दोस्त देख रही होगी और उसकी मम्मी देख रही होंगी, मैं तो बचपन से सर पराठा खाया करती थी, उसकी मम्मी बड़ा अच्छा सर चावल का पराठा बनाती थी जो मेरे घर में नहीं बनता था। तो यहां पर जो बात आप बार बार बैठकर कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं से दिक्कत है, सर इस देश के नागरिकों को आपस में किसी से किसी को दिक्कत नहीं। हाँ, राजनीति को यहां पर नागरिकों से दिक्कत हो जाती है क्योंकि राजनीति नागरिकों को धर्म और जाति के चश्मे में बांट देती है। यह बुनियादी मसला है सर, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अंतरिम रोक से बहुत कुछ तस्वीर साफ की है। विजय जी आइए। वही बात हो रहा है कि इसमें देखिए, इसको समाज के साथ मत जोड़िए। पूरा समाज हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है, उस पर आप ये आरोप मत लगाइए कि वो समाज जो है इस तरह से कर रहा है। राजनीति की अपनी ज़रूरतें हो सकती है, और जैसे अभी कहा गया, मनीष भाई ने कहा कि भाई जो अभय जी की बात का जिक्र करते हुए कि 93 में जो 92 में हुआ उसका 93 पे जो असर आया उससे भी हम नहीं बदले और अभी भी नहीं बदले। वो ठीक है, वो एक आस्था का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि वो क्या मैसेज दे रहा है ये आपको समझना जरूरी है कि नहीं है। ये भी एक मैसेज है उसमें, जो हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जैसे आज के भी चुनाव हुए 2024 के चुनाव, उसका जो नतीजा आया है वो तो सबको पता है, लेकिन उसके नतीजे का एक मैसेज ये भी है कि हमें सबके साथ चलने की जरूरत है। और ये भी संघ प्रमुख ने कहा है कि उसका जो फैसला है वो सामूहिकता का फैसला है।
यदि आपको ध्यान हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही बिल्कुल, 4 मोहन जून भागवत नतीजों साहब ने के इस बाद बात का बिल्कुल। जिक्र किया 4 जून के बाद सही कि बात। ये फैसला सामूहिकता के साथ चलने का फैसला है। और मुझे नहीं लगता, मेरी समझ कम होगी, मालवीय जी की और लोगों की समझ ज़्यादा होगी, कि ये जो सरकार का फैसला है ये सामूहिकता का फैसला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और वो बारीक बातें, वो ठेले वाले के पास नहीं होता रजिस्ट्रेशन, ये तो सब लोग जानते हैं कि ठेले वाले का नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और वो फूड का बिल है तो वो ईटरीज के लिए, अभी तो मैं देख रहा हूँ वो जो सैलून है उसके भी आगे आप नाम लिखवा रहे हैं, कुछ और लोगों की दुकानों पर भी नाम लिखवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मूल प्रश्न है इसमें नियत का। यदि आपकी नियत ठीक हो तो उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप ये बात समझा कर भी कर सकते थे कि हमको इस तरह से काम करना है, सात्विक बात है, या जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना सबका विश्वास, मतलब सबको भरोसे में लेकर भी आप इस फैसले को लागू कर सकते थे, जो कई सहयोगी दलों की तरफ से कहा भी गया कि अगर वाकई में मसला कानून व्यवस्था को बनाए रखना था तो आप भरोसे में लेकर इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर देते। किसी को दिक्कत नहीं है नाम बताने में। फैसला आया, सबने बोर्ड लगा लिए, सबने नाम बता दिया, लेकिन दरअसल ये मुद्दा देश का मुद्दा है, ये मुद्दा देश के संविधान का मुद्दा है, ये मुद्दा हम हिंदुस्तानियों की एकता का मुद्दा है, ये मुद्दा जो है वो बंधुत्व और भाईचारे की भावना हम सब में बनी रहे, बढ़ती रहे। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए सबका साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। गुजारिश है मेरी आप सबसे, इस बात को समझिए। बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।